गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे एक बेहतर उत्तर लिखा जाए यूपीपीसीएस मेंस में या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के मेंस वाले हिस्से में। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं यूपीपीसीएस की, चूंकि आप 2018 में और 2024 के पेपर को अगर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो पैटर्न बदलता हुआ दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन जो जिस तरीके के, चूंकि 2018 के पहले तो यूपीपीसीएस मेंस ऑब्जेक्टिव होता था, 2018 से यूपीपीसीएस मेंस सब्जेक्टिव हुआ और 18 से लेके 2024 तक के जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, हिंदी का, एसए का, और जो यूपी स्पेशल जोड़ा गया पिछले 2 साल से पेपर 4 और पेपर 5 और पेपर 6 का, क्या इसके पैटर्न में बदलाव हुआ है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी परिवर्तन हुआ है, इस चीज पर मैं गौर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। मैंने चूंकि गौर किया है इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। तो कैसे लिखें एक बेहतर उत्तर, क्योंकि हर एक बच्चे का टारगेट होता है कि उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर मेंस में आंसर लिखना हमें नहीं आता है। अभी रिसेंटली दिवाली के ठीक पहले मैं 2-3 स्टूडेंट से मिला अपने होम टाउन में, और उन्होंने बोला, दिवाली के दौरान ही बल्कि मिला होम टाउन में अपने, और उन्होंने कहा कि सर मेरा प्रीलिम्स तो इस बार क्वालिफाई हो रहा है लेकिन मैं मेंस नहीं अपना ठीक से डेवलप कर पा रहा हूं, या मेरा चूंकि पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है तो मैं चाहता हूं कि इस बार भी मेरा मेंस भी क्वालिफाई हो जाए, लेकिन सर मुझे एक कैसे अच्छा आंसर लिखा जाता है इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल चिंता मत करें। इस सेशन में मैं आप लोगों को पहले तो मैं कुछ जो पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मैं ज्योग्राफी चूंकि पढ़ाता हूं तो ज्योग्राफी पर मैं फोकस करूंगा, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसको सीखकर आप बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को भी उसी अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर कुछ 7-8 पॉइंट्स में लेके आया हूं कि कैसे अपने आंसर को सेल्फ इवेल्युएट कैसे करना है। भाई बहुत सारे बच्चों के साथ एक समस्या यह है कि सर हम आंसर तो लिख तो लेते हैं लेकिन अपने आंसर का इवेल्युएशन कैसे करें। कुछ बच्चों ने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो वहां से आंसर इवैल्यूएट हो जाता है, लेकिन हर बच्चे के पास ना तो टेस्ट सीरीज है और ना ही हर बच्चा ऑफलाइन क्लासेस में बैठा हुआ है कि वहां अपने टीचर से आंसर इवैल्यूएट करा सके। तो सेल्फ इवैल्यूएशन भी एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप अपने आंसर को बेहतर ढंग से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए ताकि आपको आने वाले इस सेशन के दौरान आपको यह पता चल सके कि एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाता है, और यूपीपीसीएस मेंस का जिस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है तो हमें कैसे एक नई अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग के लिए। ठीक, किन किन पहलुओं को हमें शामिल करना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं, वैभव शिवहरे ऑफिशियल, वैभव शिवहरे यूपीएससी। इस चैनल से कनेक्ट होकर आपको मेरे क्लासेस की लिंक, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता है। तो इसलिए जो लोग अभी इन चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं वो इन चैनल को ज्वाइन कर लें, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ताकि मेरी क्लासेस से रिलेटेड सारा आपको अपडेशन मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चंस तो है मेरे पास जो पिछले सालों में पूछे गए, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले आपको एक फंडामेंटल चीज क्लियर कर देता हूं, एक फंडामेंटल बात क्लियर कर देता हूं। और वो फंडामेंटल बात दोस्तों ये है कि अगर मैं मेंस की पर्टिकुलर बात करूं, चूंकि प्री पर तो बहुत बात हो गई है ना, प्री पर हमने आरओ के समय पर भी खूब प्री पर बात करी, इनफैक्ट 12 अक्टूबर के एग्जाम के पहले भी हमने प्री पर खूब बात कर ली। बात अब है मुख्य परीक्षा की। प्रीलिम्स एग्जाम जिनका क्वालिफाई हो रहा है वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा, और जिनका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी हो रहा है, जिनका नंबर या जिनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 85-83 से कम है, उनको लग रहा है कि इस बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पूरा एग्जाम के जो 3 चरण हैं, इन तीनों चरणों से होकर गुजरना, तभी आप एसडीएम और डीएसपी बनने का सपना अपना पूरा कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस की स्ट्रैटेजी नहीं पता तो भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं। मेंस ही इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक, प्रीलिम्स के लेवल पर तो छट्टी हो गई, अब असली लड़ाई मेंस की है। तो जिनका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हो रहा ना, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको मेंस की तैयारी तो करनी है ना। प्रीलिम्स बार बार निकाल के गिनीज बुक में अपना नाम तो नहीं दर्ज कराना कि फलाने स्टूडेंट ने इतनी बार प्रीलिम्स निकालने का रिकॉर्ड बना लिया। मेंस के सिलेबस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक तरफ रखता हूं मैं दोस्तों जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3। जीएस 1, 2, 3 इधर आप देखेंगे तो दोस्तों जीएस 1 में आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी शामिल है। जीएस 2 में आप जानते हैं कि पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस शामिल है। जीएस 3 में आपको पता है कि एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल है।
GS 1, 2, 3 का सिलेबस आपके दिमाग में एकदम सेट होगा। और जिन लोगों को सिलेबस नहीं पता है वो कृपया करके जिस टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हो, जहां पर चेयर पर बैठ के पढ़ाई करते हो, सामने तुम्हारी टेबल रखिए, वहां पर सिलेबस जरूर चिपका लो। क्योंकि सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आपकी तैयारी की दिशा निर्धारित रहेगी कि मैंने इतना कवर कर लिया, मुझे इतना और कवर करना बाकी है ना। कोई भी करंट इवेंट आएगा इस दौरान न्यूज में, ताकि तुम उस करंट इवेंट्स को ठीक से देख सको, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन उसके पहले तुम्हारे दिमाग में सिलेबस सेट होना चाहिए। दो चीजें आपकी स्टडी टेबल पर हमेशा मौजूद होनी चाहिए। अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट है तो ये टेबल पर आपकी दो चीजें मौजूद जरूर होंगी। अगर आप चाहे प्रीलिम्स के लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो या मेंस के लेवल पर या ओवरऑल इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, आप यूपीएससी यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दो चीजें आपकी टेबल पर होनी चाहिए। नंबर एक तो सिलेबस, और सिलेबस के साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट, ये जरूर आपकी टेबल पर होना चाहिए। क्योंकि जो सिलेबस होता है वो बताता है कि क्या पढ़ना है, और जो पीवाईक्यू जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, बताते हैं हमें कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी। पीवाईक्यू आपको एक इनडेप्थ एनालिसिस देता है उस सब्जेक्ट की, कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से सेगमेंट का कौन सा सेगमेंट बार बार पूछा जा रहा है या कौन सा सेगमेंट कम पूछा जा रहा है। इसकी क्लैरिटी आपको मिलती है, इनडेप्थ क्लैरिटी, पीवाईक्यू के एनालिसिस से। इसलिए पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है, राइट। तो एक तरफ आप रखो GS 1, 2, 3 को, दूसरी तरफ आप रखो दोस्तों, दूसरी तरफ आप रखिए GS 4 एथिक्स वाला पोर्शन, और उसके बाद GS 5 और GS 6। GS 5 और GS 6, ये दोस्तों GS 5 और GS 6 बेसिकली हैं यूपी स्पेशल, और ये वाला पोर्शन है आपका एथिक्स का, यूपी स्पेशल एंड एथिक्स, ठीक है। इधर पर आप देखोगे तो GS 1, 2, 3 इन सबको अगर हम कंबाइंड देखें, समग्र रूप में देखें, तो इसमें हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, अच्छा पेपर 3 में इकोनॉमी है, मैंने अभी नहीं बोला, इकोनॉमी भी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, सोसाइटी है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, सोसाइटी, सोसाइटी सोशल जस्टिस, IR भी है, यहीं पर गवर्नेंस भी है, यहीं पर इंटरनल सिक्योरिटी भी है। इतने सारे सेगमेंट हैं GS 1, 2, 3 में, ठीक। और इधर क्या है आपका GS 4 में पूरा पेपर ये एथिक्स का है। GS 5, 6 आपका 400 नंबर का पेपर, GS 5, 6 400 मार्क्स का आपका यूपी स्पेशल है। तो आपको क्या लगता है किस सेगमेंट में काम ज्यादा करना है? ऑब्वियस सी बात है, इस सेगमेंट में काम ज्यादा करना है। लेकिन ज्यादा काम करने के बावजूद भी इसका टोटल जो सम है वो तो 600 नंबर ही है, ठीक। और 600 नंबर के बाद यहां पर तुम देखोगे तो यहां पर भी तुम्हारे पास 400 नंबर ये हुआ, और 400 नंबर 5, 6 हुआ, और GS 4 भी 200 नंबर का, 600 नंबर का मामला इधर भी है। उसके बाद इसमें हिंदी भी है, ऐसे भी है, हिंदी और ऐसे को मैं फिलहाल अभी शामिल नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो इधर का भी वेटेज मार्क्स के हिसाब से देखोगे तो बराबर है, इधर भी वेटेज मार्क्स के हिसाब से बराबर है, लेकिन यहां पर आपको काम कम करना है बजाय इस सेगमेंट के। यहां पर काम ज्यादा करना है, क्योंकि यहां तो पूरा एंटायर सब्जेक्ट पढ़ना है, और यहां पर आपको काम करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये तो दो सेगमेंट मैंने डिवाइड कर दिया। अब जिन लोगों का इस बार प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ये वीडियो सबके लिए है। जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, जिनको मेंस देना है, उनके लिए तो 100% उनको देखना है, और लेकिन जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो, उनको तो ये वीडियो 200% देखना है। क्योंकि जिनका प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, ये वीडियो उन लोगों के लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि अब वो उनके लिए 2026 और 2027 की स्ट्रेटजी तैयार करेगा ये वीडियो, और साथ ही साथ आपको बताएगा कि किस प्रकार से इस एग्जाम के मेंस वाले चरण को कैसे तैयार किया जाता है। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिए, ठीक है, आपको पूरी इन-डेप्थ क्लैरिटी मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चे जनरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट पर फोकस करते रहते हैं, जो मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं करते। अब इन दोनों में ये जो एंटायर सिलेबस है, यहां का जो एंटायर सिलेबस है, ये तो प्योरली मेंस में है। प्योरली मेंस का मतलब ये हुआ कि मतलब ये सेगमेंट प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें से कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस भी है और मेंस का सिलेबस भी है। लेकिन इसमें से भी कुछ सेक्शन अगर हम देख लें, पर्टिकुलरली जैसे हम बात करें इंडियन सोसाइटी, है ना, दूसरा हम बात करें सोशल जस्टिस, भारतीय समाज, सामाजिक न्याय,
तीसरा सुशासन यानी गवर्नेंस, चौथा इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, और उसके बाद आईआर। तो गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, साथ ही साथ दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि आप प्रीलिम्स के लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ते हो, मेंस के स्तर पर आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हो। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आपने नहीं छुआ, इनको पढ़ा ही नहीं है। अब हम प्रायोरिटी सेट करेंगे कि हमें कहां से अब मेंस की तैयारी की शुरुआत करनी है। अगर आपको प्रीलिम्स इस बार मेंस देना है तो भी, या 2026 का प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देना है तो भी, उन सब के लिए है ये वीडियो। इधर तुम देखोगे, मेरी आप सब लोगों को यह सलाह है कि आपको शुरुआत कहां से करना है। शुरुआत आपको करना है दोस्तों इस पेपर से, GS4 से, GS4 और उसके बाद GS5-6। जिन लोगों का इस बार मेंस एग्जाम है वो 100 डेज की एक स्ट्रैटेजी बना ले, 100 दिनों की एक स्ट्रैटेजी बना ले, और उन 100 दिनों की स्ट्रैटेजी में इस पूरे इंटायर सिलेबस को कवर करना है। 100 डेज की स्ट्रैटेजी में इस पूरे इंटायर सिलेबस को आपको कवर करना है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है GS4 से, एथिक्स से। तो हम शुरुआत सबसे पहले कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे GS4 एथिक्स वाले से। मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली मैं एथिक्स का टीचर नहीं हूं तो एथिक्स पढ़ाऊंगा भी नहीं। एथिक्स आपको एथिक्स वाले टीचर ही पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में एथिक्स के साथ साथ इसमें एक केस स्टडी वाला सेगमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी का हिस्सा है ना, जो कि इसी का हिस्सा है। बेसिकली एथिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, यूनिवर्सिटीज के लेवल पर एथिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। एथिक्स बेसिकली एक समायोजन है कुछ विषयों का, उसमें सोशियोलॉजी भी है, उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और उसमें साइकोलॉजी भी शामिल है। तो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये टोटल एक कोलैब करके इन सभी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को उठाकर ये सब्जेक्ट बनाया गया है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि एथिक्स के 2018 से लेके 2024 तक का जो PYQ है, इस PYQ का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। अच्छा, मैं जब एनालिसिस की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक तो आपको देखना है एनालिसिस में टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर 1, किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन एक तो आप देखेंगे, ठीक। टाइप ऑफ क्वेश्चन के बाद दूसरा देखेंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन, डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन, है ना। तीसरा देखेंगे कि सिलेबस के कौन कौन से सेक्शन से बार बार सवाल पूछा जा रहा है। सॉरी, तीसरा आप देखेंगे सिलेबस के कौन कौन से सेगमेंट से रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपको जब आप एनालिसिस करेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर कोई भी, या तो आपके अपने अगर एथिक्स के कोई आपके नोट्स हैं तो उसको फॉलो कीजिए, या फिर एथिक्स की अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं तो उसको देख लीजिए, और साथ ही साथ ये जो PYQ है ना, इन सबके जो मॉडल आंसर्स हैं, इनके जो मॉडल आंसर्स हैं, क्वेश्चन तो देखना ही देखना है, क्वेश्चन के साथ साथ इनके जो मॉडल आंसर है वो भी आपका सोर्स होना चाहिए। तो सोर्स मैंने बता दिया क्या होना चाहिए। आपके अगर नोट्स हैं, कोई टेक्स्ट बुक है, कोई रेफरेंस बुक है, तो उसको देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी लोग लेक्सिकन को फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके बुक्स को फॉलो करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को फॉलो करते हैं। आप देख लीजिए जो आपने नोट्स अभी तक पढ़े हों उसके अनुसार आप फॉलो उसको कर लीजिए, ठीक। वैसे समान रूप से आप लेक्सिकन बुक आती है जो, उसको एक आधार मान सकते हैं आप इसको पढ़ने का। अदरवाइज अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पर जाइए, एथिक्स के नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 2-3 इंस्टीट्यूट जो रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नोट्स निकालिए, उनका प्रिंट आउट अपने पास रखिए, और जो आपको ठीक लगे उसको आप फॉलो कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ 2018 से 2024 तक के पूछे गए एथिक्स के सभी क्वेश्चंस और उनकी केस स्टडी का मॉडल आंसर्स का जो बुकलेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसको जरूर रखिएगा, मॉडल आंसर्स का बुकलेट आपके पास होना चाहिए। या अगर आपने किसी कोचिंग में ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपके टीचर ने क्लास में कुछ नोट्स बनवाए होंगे, उसको रेफर कीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ये PYQ का एनालिसिस तो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। इधर आ जाएं आप जरा, तो एनालिसिस बात होगी एथिक्स की। शुरुआत कहां से करनी है आपको? एथिक्स में। अगर आपने एथिक्स पहले कभी नहीं पढ़ा, अगर आपने अपनी इस प्रिपरेशन के दौर में एथिक्स पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो आपको कम से कम इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में 25 डेज का टाइम बहुत आराम से लग जाएगा, 25 दिनों का समय लग जाएगा, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है। ध्यान रखिएगा,
लेकिन ऐसा नहीं कि 25 दिन में इंटायर 25 डेज आप केवल और केवल एथिक्स ही पढ़ते रहोगे, नहीं, डेली 5-6 आवर्स भी निकालोगे तो आपका एथिक्स जैसा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद 25 दिन में ये पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है ना, इसलिए पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा इस सब्जेक्ट का। उसके बाद फिर रिवीजन और आंसर राइटिंग, रिवीजन और आंसर राइटिंग ही करना है हमें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बार बार आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करनी है। नंबर 1 बात एथिक्स हो गया। एथिक्स के बाद अब हम उठाएंगे ये वाले सेगमेंट को, GS5 और GS6 को। मैं क्यों यहां से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इन सेगमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस अभी तक नहीं किया है, इसलिए हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रीलिम्स के लेवल पर भी आपने 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब मैं आता हूं अगले सेगमेंट पर, और दोस्तों नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है GS5 and 6। GS5 and 6, ठीक, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में बहुत ज्यादा पेपर आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस में ऐड किया गया है 2023 और 2024। तो आपको यहां पर 2023 और 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल यह भी होगा, क्या सर 2023 के पहले यूपी स्पेशल नहीं पूछा जाता था? पूछा जाता था। 2023 के पहले यानी फ्रॉम 2018 से लेके 2022 तक की अगर बात करोगे तो यूपी स्पेशल पूछा जाता था GS1, 2 और 3 में ही। यूपी स्पेशल पूछा जाता था GS1, 2 और 3 में ही। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। मतलब जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का पेपर है, GS1 का हिस्सा है, तो ज्योग्राफी के इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा यूपी के ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, या उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख संसाधनों के बारे में बताइए, है ना, या गंगा के मैदान के अधिवास के प्रतिरूप को या प्रारूप को बताइए, है ना, कि गंगा का जो मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो हिस्सा है गंगा का मैदान, उस उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो गंगा का मैदान है, वहां पर सेटलमेंट किस प्रकार से हुआ, बस्तियां कैसे बसी हुई हैं, है ना, तो वो पूछा गया है यूपी स्पेशल में। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 2023-24 का तो पेपर 5-6 देख लीजिए। 20-20 क्वेश्चन यहां से, 40 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे आपको। 40 बल्कि 40 क्यों, 2023 में 20-20 40, 2024 में 20 80 क्वेश्चन ये, और यहां पर 80 क्वेश्चन यहां पर मिल जाएंगे आपको। 80 क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ लगभग तकरीबन अगर मैं 2018 से 2023 की बात करूं तो हर पेपर में GS1, 2, 3 में अगर मैं 15 सवाल भी अगर हैं, ठीक है, तो 15 सवाल हैं एक साल में, 15 दूनी 30 थे 45, और 45 और 4 यानी 180 के आसपास क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो 80 और 180 टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए दोस्तों? टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? तो टोटल यहां पर 80 160 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चंस, सॉरी 260, सॉरी माफ कीजिएगा, 260 प्रश्न, ठीक। लगभग 250 क्वेश्चन का पूल आपके पास है यूपी स्पेशल का। 250 क्वेश्चन का पूल है आपके पास यूपी स्पेशल का। इसका मैंडेटरली आप जो है मॉडल आंसर मार्केट से परचेज कर लीजिए, क्योंकि पेपर का इनका सा ना सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल है। मॉडल आंसर कह लो इसको, या इसका जो सॉल्यूशन है, केवल क्वेश्चन नहीं, सॉल्व पेपर भी आता है, अलग अलग कोचिंग का आता है। आप वो बुकलेट परचेज कर लीजिए। यहां से ना आपका बहुत आसानी हो जाएगी इस पेपर के आपको नोट्स प्रिपरेशन में, ये दूसरा इस पेपर को तैयार करने का तरीका है कि जो यूपी का जो करंट अफेयर है, यूपी की जो स्कीम्स हैं, है ना, उसको बहुत अच्छे से देखना है आपको। मतलब ये भी आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। पेपर 4, 5, 6 के नोट्स भी मार्केट में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अवेलेबल है, ठीक है वो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। इंटरनेट का सहारा लीजिए, डालिए, सर्च करिए, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक। तैयारी करने वाले बनिए, सर्च करिए, खुद से मेहनत करिए, बहुत कुछ अवेलेबल है, परेशान होने की बात नहीं है ना। तो एक तो यूपी करंट अफेयर्स में जिसमें जितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, यानी भारत अभी उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी जो
योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको, क्योंकि आप देखो डायरेक्टली उन स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्लस इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी है ना, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश का जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, ये सब बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूपी का जो स्पेसिफिकली अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटी का जो पार्ट है, पंचायती राज वाला, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए आप। सिलेबस देखेंगे, अच्छा मैं बता रहा हूं ना आपको, ये जो 250 क्वेश्चन का जो पूल आपको मिलेगा ना पीवाईक्यू से, 2023-24 से 80 क्वेश्चन मिल गए आपको, और इधर 18 से लेकर 22 तक के 180 क्वेश्चन। मैंने लगभग आपको बताया कि आपके पास 250 क्वेश्चन का पूल है। इनके जब मॉडल आंसर को तुम खंगालोगे ना, तो दोस्तों इन्हीं मॉडल आंसर से तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। क्योंकि आप ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ तुमको इनके एनालिसिस से ना ये पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं यूपी स्पेशल में। यूपी स्पेशल में टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां से तुमको एक आइडिया लग जाएगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां से तुमको आइडिया लग जाएगा। तो ये तो बात हो गई पेपर 5 और 6 को कैसे डील करना है, ठीक। इसके अलावा मार्केट से आप नोट्स परचेज कर लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेप्यूटेटेड। आप सब तो पता ही है, मार्केट में सब लोग, सब बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं, आपको पता चल जाएगा किसके नोट्स बढ़िया हैं। एक दिन फोटोकॉपी शॉप पे जाइए, अगर आप नहीं जा सकते तो ऑनलाइन सैंपल भी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, सोर्सेस की कमी नहीं। अच्छा, अगर तुमको यूपी स्पेशल पेपर 5-6 के नोट्स चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, यहां पर मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, यहां पर मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 के नोट्स की पीडीएफ में यहां पर शेयर करूंगा। कुछ मैंने कंटेंट बनाया है, कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट का डाउनलोड किया है, वो मैं तुमको यहां पर उपलब्ध करा दूंगा। तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सर कहां ढूंढें, कौन सी कोचिंग का ढूंढें। मैंने कुछ कुछ पीडीएफ निकाली हुई हैं, उसको मैंने चेक किया है कि किसके नोट्स ज्यादा बेहतर हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बनाए हुए नोट्स हैं या मेरी ही कोचिंग स्टडी आईक्यू के नोट्स हैं, वो अलग जगहों के हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात ये तुम्हारा फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे ही एथिक्स में भी आप लोगों के लिए मैं काम करूंगा। चलिए, तो हम बात यहां पर कर रहे थे, तो हमने शुरुआत सबसे पहले करी कहां से दोस्तों, शुरुआत करी हमने यहां से, दूसरे नंबर पर आए फिर हम यहां पर, ठीक। यूपी स्पेशल पेपर 5-6 बड़ा सेगमेंट है, इसको तैयार करने में तुम मान के चलो, जैसे मैंने एथिक्स में 25 दिन का समय बताया दोस्तों, इसमें भी तुमको लमसम में मान के चलता हूं कि चूंकि बहुत सारा सेगमेंट तुम्हारा ज्योग्राफी का पढ़ा हुआ है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा नया नहीं पढ़ना है आपको, है ना। जो स्पेसिफिकली यूपी में है वो पढ़ना है। फिर भी मान के चलता हूं मैं कि 25 से 30 दिन का समय तुमको यहां पर लगेगा। तो मैं आइडियली आपको सजेस्ट ये करूंगा दोस्तों कि आज से लेके आगे आने वाले 35-40 दिन तुम्हारा फोकस जीएस 4, 5, 6 पर होना चाहिए। नोट्स भी बनाना है और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। नोट्स भी बनाना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात का बेटा यकीन मानना कि यहां पर तुमको बहुत समय नहीं लगेगा, इस सेगमेंट में बहुत समय नहीं लगेगा। सेगमेंट ए हो गया, सेगमेंट बी हो गया, अब हम उठाएंगे दोस्तों सेगमेंट सी। ये है सेगमेंट सी, और सेगमेंट सी में इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस। सबसे पहले हम देखेंगे सेगमेंट सी में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे तुमने इसको तो पढ़ा नहीं है, ये ज्यादा ध्यान ही दिया कि चलो ये तो जब मेंस देने का मौका आएगा तब करेंगे, है ना। इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। इंडियन सोसाइटी GS1 में है, सोशल जस्टिस GS2 में है। इसके लिए तुमको मेरे नोट्स मैं आपको दे दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं नोट्स उपलब्ध करा दूंगा इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस के, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ अब यहां पर भी आपको PYQ एनालिसिस करना है। हर साल इंडियन सोसाइटी के 3, यानी 2018 से लेके अगर हम देखें 2024 तक, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने साल हो गए टोटल? 7 सालों के पेपर अवेलेबल है। इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों को उठा लूं तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो लगभग आपको 35 से 40 क्वेश्चन का एक पूल मिल जाएगा आपको, 35 से 40 क्वेश्चन का पूल मिल जाएगा। इसका भी आप तुरंत मॉडल आंसर पढ़ लीजिए।
डाउनलोड कर लिए मॉडल आंसर, ये खरीद लो, ये तो करना ही करना है। 35 से 40 क्वेश्चन है 2018 से 2024 के बीच में, ठीक। हर साल लगभग दोनों से अगर देख लें तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने 35 से 40, 7-35 के आसपास, या 40, 6, 7, 42, तो तब भी 40 क्वेश्चन के आसपास हो सकता है, इससे 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। इनके मॉडल आंसर्स आपको डाउनलोड कर, इनके मॉडल आंसर आपके पास होने चाहिए, ठीक। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा? अच्छा, अब ये जो सेगमेंट है ना बेटा, मैंने कहा ये मेरे नोट्स तो हैं ही हैं, ठीक, साथ ही साथ ये सेगमेंट भी करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। ये सेगमेंट भी किससे जुड़ा हुआ है? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो करंट अफेयर वाला सेगमेंट आपको इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस का तैयार करना है। आप जो है कोई भी साल भर की मैगजीन उठाइए, उसमें इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दे जितने भी हैं उनको कंपाइल कर लीजिए, ठीक। मैं मानता हूं कि इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस को कवर करने में आपको हार्डली 10 से 12 दिनों का समय लगेगा, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। 10 से 12 दिनों का समय लगेगा, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस वाला सेगमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला सेगमेंट इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस, फिर उसके बाद है गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर और डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर और डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर और डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है ना। तो ये वाला जो सेगमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है, ये आपका ज्योग्राफी चूंकि आपने पढ़ी हुई है, वहां से आपका ये कवर हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। गवर्नेंस वाले सेगमेंट के लिए आप अगेन पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, प्लस मैं आपको अपने टेलीग्राम पर इसके नोट्स शेयर करूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं इसके गवर्नेंस के नोट्स शेयर करूंगा, वहां से आप इसको पढ़ लीजिए। मतलब 5 डेज पर्याप्त हैं गवर्नेंस को पूरा करने के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी में भी पीवाईक्यू एनालिसिस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको गवर्नेंस आईआर और गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी और आईआर से मिलेगा। इसके भी मैं अपने नोट्स टेलीग्राम पर, इसके नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। यह भी लगभग 3 से 5 दिनों में इसको कवर किया। मतलब 3 से 5 दिन का मतलब समझ रहे हैं ना आप? उसी मतलब आप सुबह 3-4 घंटे गवर्नेंस के लिए निकाल लीजिए, 3-4 घंटे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए निकाल लीजिए, ठीक है ना। और गवर्नेंस के अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेगमेंट है ना, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको करंट अपडेट्स देखने पड़ेंगे। जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर तनाव बना हुआ है, जैसे बांग्लादेश में अगर डिस्टर्बेंस है या नेपाल में डिस्टर्बेंस है तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। क्षेत्रवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन जो सीमावर्ती, जैसे चूंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नेपाल से लंबी, अच्छी खासी लंबी सीमा मिल रही है, तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है, जो उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। तो कुछ करंट अपडेट्स जो आते रहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, कम्युनल वायलेंस को लेकर या तमाम अन्य मुद्दे आते रहते हैं, उसको आप देखिए, काम हो जाएगा वहां से। आईआर थोड़ा सा डायनेमिक है, तो आईआर के लिए भी आपको अपने नोट्स प्लस पीवाईक्यू का सहारा लेकर इस सेगमेंट को कवर करना पड़ेगा, ठीक। इसका भी कुछ मटेरियल अगर मुझे टेलीग्राम पर मिलेगा तो मैं जरूर अपने टेलीग्राम पर अपलोड करूंगा। ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका यहां से कवर हो ही जाएगा, ठीक। अगर आप शिद्दत से बैठ जाएं तो गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और आईआर तीनों सब्जेक्ट 10 दिन में, सिर्फ 10 से 12 दिन में तैयार किए जा सकते हैं। इसको अगर हम देख लें, मतलब ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं ये बात, मतलब 10 से 12 दिनों में इसको तैयार किया जा सकता है। 5 दिन आप इंटरनल सिक्योरिटी और 5 दिन आप इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस को दे दीजिए, 5 दिन आप इंटरनेशनल रिलेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट को दे दीजिए। मैंने वही बताया, आप हो जाएगा, तनाव मत लीजिए, किया हुआ है, मैंने खुद अपने प्रिपरेशन के दौरान किया था, बाकी बच्चे भी करते हैं, हो जाएगा, तनाव मत लीजिएगा, ठीक। अगर आप आंसर लिख रहे हैं और आपको लगता है कि आंसर वैभव सर के थ्रू अब मैं अपने आंसर्स को इवैल्यूएट कर रहा हूं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे अपने आंसर भेजिए।
टेलीग्राम चैनल है जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसमें आप कुछ मुझे लिख भेज नहीं सकते हैं। लेकिन जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लगभग 1500-1600 लोगों का वो ग्रुप है, उस ग्रुप में मुझे आप आंसर्स अपने भेज सकते हैं। पीडीएफ के थ्रू ही लेकिन आंसर भेजिएगा, अलग अलग फोटो क्लिक करके मत भेजिएगा। पीडीएफ के थ्रू आंसर भेजने का उसमें विकल्प आपको दिया हुआ है मैंने, ठीक। पीडीएफ आप उसमें मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूं, ग्रुप मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। ये है मेरे टेलीग्राम, ये वैभव शिवहरे ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल है ना। इसमें आपको 7,000 से ज्यादा लोग मिलेंगे। यहां आप कुछ नहीं भेज सकते, यहां केवल मैं ही भेज सकता हूं, अपडेट मिलेगा आपको। लेकिन ये जो है, ये वाला, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है। इस ग्रुप में आप मुझे भेज सकते हैं। आप तो दोनों ग्रुप, आप तो दोनों प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहिए, ऑफिशियल वाले से भी और यहां से भी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये बात हो गई। अब हम ये वाला सेगमेंट मैंने कवर कर लिया। अब आता है सेगमेंट नंबर डी। तो प्रायोरिटी किसको देनी है हमें? सेगमेंट ए, बी, सी और फिर अब डी में आइए आप, ठीक। डी में अब आपको मेनली करना क्या है? तो डी में जो कि आप प्रीलिम्स के लेवल पर जब पढ़ रहे थे, अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो जो प्रीलिम्स के लेवल पर पढ़ रहे थे उसको मेहनत करके आंसर राइटिंग करनी है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट आपने, और यहां पर मैं साइंस भी लिख देता हूं। ये वो सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स के लेवल पर आपने खूब पढ़े हैं। हो सकता है इन सब्जेक्ट की आपने प्रीलिम्स के पहले भी मेंस के स्तर पर भी तैयारी करी हो। वैसे मैं तो मानता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं होता। जब आप एंटायर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री और मेंस को एक साथ लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी अब आप सेम फॉर्मूला यहां पर अपनाइए, सेम फॉर्मूला यहां पर अपनाइए। आपको भी इसमें यही करना है। सबसे पहले तो इनका पीवाईक्यू का एक अच्छे से एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, देखिए, और इसमें आप रेगुलर आंसर राइटिंग कीजिए। रेगुलर बेसिस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है आपको। मतलब मान के चलो इन सब्जेक्ट से आपको डेली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डेली लिखने ही लिखने हैं। आप रूटीन बना लो अपना कि भाई पहले मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को उठा रहा हूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सिलेबस को पढ़ रहा हूं और उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। 10 दिन ये किया हमने, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद हमने अगला जोड़ा बनाया। अभी हमने एक जोड़ा बनाया हिस्ट्री ज्योग्राफी का, अगला जोड़ा बना लिया हमने इकोनॉमी और पॉलिटी का, फिर हमने लास्ट में बना लिया साइंस का। पीवाईक्यू एनालिसिस, रेगुलर आंसर राइटिंग, ठीक है। जो आपकी स्टैंडर्ड, जो जहां से अभी तुम पढ़ते आए हो प्रीलिम्स के लेवल पर, टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है, ठीक। तुम्हारा जो कोचिंग में टीचर ने जो क्लास नोट्स बनवाया है उसको फॉलो करना है, ठीक। और पीवाईक्यू का एनालिसिस और जो पीवाईक्यू का जो मॉडल आंसर्स हैं उसको फॉलो करना है। रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है, 2-3-4 क्वेश्चन डेली लिखने हैं जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, जिससे तुम अभी तक पढ़ते आए हो। लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, या परीक्षा वाणी है, महेश वर्णवाल सर की किताब है, माजिद हुसैन सर की किताब है, जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, है ना, जहां से भी तुमने किताब पढ़ा है वहीं से पढ़ना है। अगर किताब नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी गलती भी करी है, भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्लास नोट्स जो बने हुए हैं ऑनलाइन टीचिंग में, ऑफलाइन टीचिंग में, जहां पर भी तुमने पढ़ाई करी है वहां से उसको तैयार करो। पीवाईक्यू के मॉडल आंसर्स को तो साथ में रखना ही रखना है, ठीक है। वो तुमको आइडिया लगेगा कि कैसे आंसर लिखना है। क्लियर? इस अप्रोच के साथ काम करोगे तो आपका बात बन जाएगा। अब मैं कुछ वो पॉइंट बताता हूं, जैसे मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है हर पेपर में तुमको, जीएस 1, 2, 3 की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन 8 नंबर के हैं और कुछ क्वेश्चन 12 नंबर के हैं, ठीक। 10 क्वेश्चन 8 नंबर के 80 हो गए, 10 क्वेश्चन 12 नंबर के 120 हो गए। 120 और 80 200 नंबर का पूरा पेपर है आपका। जैसे देखो, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। मतलब ये जो मैं सोसाइटी के तुम्हारे साथ जो नोट्स शेयर करूंगा ना, मेरे क्लास नोट्स, उसमें तुमको मिल जाएगा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा। मेरे नोट से ही तुमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन कीजिए। आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे जो इंडियन सोसाइटी के, वहां से आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा उसने 8 नंबर में, 8 नंबर मतलब 125 शब्दों में तुम्हें इसका आंसर लिखना है। ये तो पता है ना, 8 नंबर मतलब 125 शब्दों में, 12 नंबर का है तो उसका 200 शब्दों में तुमको आंसर लिखना है। मान लो पूछा है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है।
और आपको यह भी बता दें कि 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको माय डियर स्टूडेंट्स 2 पेजेस मिलते हैं, 2 पेजेस मिलते हैं, है ना। और उन 2 पेजेस में आपको अपना आंसर लिखना होता है। तो पहले तो आप, पहला पार्ट ये है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये है भारतीय समाज। देखो जैसे, चलो 2 पेजेस मिलते हैं, ठीक है। भारतीय समाज क्या है, 2-3 लाइन में आप ये लिखोगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके वैश्वीकरण क्या है उसके बारे में लिखोगे। लिख दिया, ग्लोबलाइजेशन को समझा दिया, इंडियन सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन को समझा दिया। अब आप हेडिंग डालिएगा कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, इंपैक्ट क्या है। पॉइंटर्स बना के 8-10 पॉइंट लिख दो कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। अलग अलग क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है, विज्ञान में क्या प्रभाव पड़ा है, महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, कृषि में क्या प्रभाव पड़ा है ना, युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है ना, हमारे व्यापार और वाणिज्य पर भारतीय वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से सेगमेंट्स में डिवाइड करके आंसर लिखोगे। एग्जामिनर को ना स्पष्ट दिखाई देगा। तुमको एग्जामिनर को अपना आंसर दिखाना है कि देखो भाई देखो। उसको अगर तुम्हारे आंसर में कंटेंट ढूंढना पड़ गया ना, तो इसका मतलब तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। मतलब आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो तुम आंसर लिख रहे हो, जो अगर तुमने पॉइंट्स में लिखा है या फ्लो डायग्राम के थ्रू लिखा है, कैसे भी लिखा है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एविडेंटली विजिबल होने चाहिए एग्जामिनर को। उसको एफर्ट ना डालना पड़े, ढूंढना ना पड़े कि इसने कौन सा पॉइंट कहां लिखा है। इस प्रकार की शैली को हमें अपनाना है आंसर राइटिंग में। भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन कीजिए। पहले तो तुम भारतीय ग्रामीण समाज को परिभाषित कर दो, बता दो कि इंडियन रूरल सोसाइटी कैसी है। अगर कुछ डेटा भी पता है कि 70% आबादी भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार का डेटा है। 70% नहीं, मतलब 68-69% के आसपास है। फिर महिला संगठनों के नाम पता होने चाहिए तुमको। यूं ही हवा में आंसर नहीं लिख सकते हो। तुमको इंपॉर्टेंट जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण जो महिला संगठन है, उन महिला संगठनों के नाम पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? महिला संगठनों के नाम पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किसके क्षेत्र में। तो फिर भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों की भूमिका, तो रोजगार आ गया, स्वच्छता आ गया, खान पान आ गया, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां जहां पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको तुम जोड़ दोगे गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ। गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर आपको याद है तो उसके साथ इसको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। सुनने मेरी बात, सरकार की योजनाएं जो है इंपॉर्टेंट, उसके साथ इसको जोड़िए, आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय नोट्स। ठीक, क्योंकि सिलेबस में लिखा है भारतीय संस्कृति को परिभाषित करो और गोला बनाओ और भारतीय संस्कृति की 7 विशेषताएं गोले के इर्द गिर्द। जैसे मान लो पूछा है ना, तो आप क्या करो, इस प्रकार से एक सर्कल पर पहले 2 पेजेस मिलेंगे आपको। पहले पेज में भारतीय संस्कृति को डिफाइन करो, भारतीय समाज को 4-5 लाइन में डिफाइन करो। नीचे उसी पेज में गोला बनाओ और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं ऐसे करके आप भारतीय संस्कृति की विशेषता ऐसे करके गोला बनाओ। ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 विशेषताएं गोले के अंदर बता दो और इन्हीं 7 विशेषताओं को अगले पेज पर ले जाकर, नेक्स्ट पेज पर ले जाकर इनको आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दो। कंक्लूजन लिखना नहीं भूलना है, निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट पेज पर जाकर उसको एक्सप्लेन करो, तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुम सोचो कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को पहले पेज में लिखना शुरू किया और आखिरी पेज तक लिखते गए, ना पैराग्राफ चेंज किया, ना पॉइंट्स में आंसर लिखा। भैया 7 मिनट में 125 शब्दों का आंसर पूरा नहीं कर पाओगे। 7 मिनट्स में 125 शब्दों का आंसर तभी पूरा हो पाएगा जब ऐसे फ्लो डायग्राम। तो वो क्या लगता है, इसमें तुम भारत का मैप नहीं बना सकते? बिल्कुल, भारत का मैप भी तुम बना सकते हो। मतलब इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, कि हाउ मच क्रिएटिव यू आर। मतलब ज्योग्राफी में तो मैप बनता ही बनता है। आश्चर्य की बात यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी और सोसाइटी जैसे क्वेश्चंस में भी अगर तुम भारत के मैप के थ्रू कुछ बना दो तो बहुत चमत्कार हो जाएगा। और मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, कुछ नायब तहसीलदार बने हैं, एक लड़का एसडीएम बना हुआ है, एक स्टूडेंट एसडीएम बना हुआ है, एक डिप्टी जेलर बना हुआ है। उन्होंने ये काम किया है, उनकी कॉपी मैंने देखी है। मैं तुमको अपलोड भी कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तुम देख लेना। ठीक, किसी न किसी पोस्ट पर वो सेलेक्ट हैं। समझ गए बात आप? तो ये एक तरीका हो सकता है।
तो इसी प्रकार से क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए महासागरों का क्या उपयोग है। तो मनुष्य के लिए महासागरों का उपयोग, जो महासागर में जो बेसिकली मनुष्य के लिए महासागरों का क्या उपयोग होगा, महासागर में जो पाए जाने वाले जो संसाधन हैं वो मानव के लिए उपयोगी है। महासागरों में जो पाए जाने वाले जो संसाधन है वो मानव के लिए उपयोगी। अब जैसे में लिखा है उपयोग, तो उपयोग वन डायरेक्शनल यूटिलाइजेशन या वन डायरेक्शनल यूजेस, व्हाट इज द यूज ऑफ, तो यूज वन डायरेक्शनल तो नहीं होगा, मल्टीपल डायरेक्शनल होगा। यानी जैसे जो तटीय जो राज्य हैं उन तटीय राज्यों के लोग जो है मछली पालन कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में जो समुद्री जो क्षेत्र हैं वो क्या है मनुष्य के लिए, वहां पर पोर्ट्स बने हुए, बंदरगाह बने, तो उनके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट ट्रेड हो रहा है, ठीक। तो ट्रेड में यूज हो रहा है, मछली पालन में यूज हो रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि समुद्री क्षेत्र जो हमारा 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है वहां पर हमें पेट्रोलियम मिल रहा है, नेचुरल गैस मिल रहा है, तो ऊर्जा के लिए भी उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए उपयोगी है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, कोरल रीफ पाई जा रही है, कोरल रीफ भी हमारे लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे लिए यूजफुल है ना। और महासागर एक बहुत बड़े कार्बन सिंक की भूमिका तो खैर निभाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज लोग इन ओशन में जाकर करते हैं, उस दृष्टि पर्यटन वाले पॉइंट में आ जाएगा वो। तो आप थोड़ा सोचोगे तो लिख पाओगे। जैसे एक ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन कि क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इंटर रिलेशन है। जाहिर सी बात है कि जो क्लाइमेट है, ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट पर ही डिपेंड करता है कि कैसी सॉइल होगी और क्लाइमेट पर ही डिपेंड करता है कैसी वेजिटेशन होगी। अगर देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर क्लाइमेट तो ऐसा है कि वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो वेजिटेशन कैसा होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर मान लो शुष्क जलवायु है, ड्राई क्लाइमेट है, तो रेगिस्तानी वहां पर कटीली वनस्पतियां देखने को मिलेंगी, कैक्टस, नागफनी जैसे पौधे वहां पर देखने को मिलेंगे। सेम यही मिट्टी पर भी ये बात निर्भर करती है। क्लाइमेट में दो चीजें आती हैं, देखो क्लाइमेट में एक तो आता है आपका रेनफॉल, और रेनफॉल के साथ दूसरा जो क्लाइमेट का हिस्सा है इंपॉर्टेंट वो है टेम्परेचर। तो अगर मान लीजिए उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पर शुष्क मृदा का विकास होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ साथ आर्द्रता भी है, तो आर्द्र मृदा का विकास होगा वहां पर, है ना। या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा और उस वाष्पोत्सर्जन की वजह से मृदा की ऊपरी जो परत है वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, जो हमें इधर राजस्थान, गुजरात में देखने को मिल रही है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मिट्टी में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आर्द्रता है, तो निक्षालन की प्रक्रिया होगी। उस निक्षालन की प्रक्रिया से, कैपिलरी एक्शन से सारा का सारा मामला कहाँ चल जाएगा, नीचे। लीचिंग प्रोसेस, नॉट कैपिलरी। वाष्पोत्सर्जन होता है तो कैपिलरी एक्शन है, निक्षालन यानी लीचिंग प्रोसेस से जो इंपॉर्टेंट जो लाइट मिनरल्स हैं वो मिट्टी में नीचे चले जाएंगे। तो इन सब का आपस में इंटर रिलेशन है, कर लेंगे। स्मार्ट सिटी हमेशा न्यूज में रहता है क्वेश्चन, ये 2022 के क्वेश्चंस हैं, 22-23 के, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। तो स्मार्ट सिटी क्या है, स्मार्ट सिटी के 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उनको आपको लिखना है, ठीक है। करंट से जुड़ा हुआ सवाल, ये तो कुछ 8 नंबर के क्वेश्चन थे। जैसे भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखें। भाई भारत के भूकंपीय क्षेत्र, तो भारत के भूकंपीय क्षेत्रों को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है, 4 जोन्स में डिवाइड किया गया। आप उसका मैप बनाइए। सबसे पहले तो भूकंप होता क्या है, भूकंप की डेफिनेशन, थोड़ा बहुत भूकंप की डेफिनेशन और PSL वेव के बारे में तुम बताओगे। उसके बाद बढ़िया ये वाला मैप बनाओ, और इस मैप में तुमको दर्शाना होगा कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर वाला है यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, और भूकंप के दृष्टिकोण से सबसे तो सुरक्षित क्षेत्र है जो दक्कन का पठार है, वहां कम भूकंप आते हैं। तो 5 जोन जो है पूरे वो बनाना है आपको। 1, 2, 3, 5 में आपको उन सबकी विशेषताएं लिखनी है। जोन 1 में कौन कौन से जोन रीजन आ रहे हैं, जोन 1 जो है कितना सेंसिटिव है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल में बताना होगा। भारत में बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये जो क्षेत्रवाद है किस प्रकार से अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था को प्रभावित, एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी बात आती है प्रभावित कर रहा है, तो प्रभावित हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रहा है, नहीं। नेगेटिव इंपैक्ट के साथ साथ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेजेस मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को, पहले तो क्षेत्रवाद होता क्या है, 3 पार्ट में है ये क्वेश्चन। क्षेत्रवाद होता क्या है, डिफाइन कीजिए। क्षेत्रवाद का भारत की अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, क्षेत्रवाद का भारत की पॉलिटिकल सिस्टम या भारत की जो पॉलिटी है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, और लास्ट में कंक्लूजन को लिखना मत भूलिएगा, राइट।
जनसंख्या विस्फोट भारत के सम्यक विकास में एक गंभीर चुनौती है, कथन की समीक्षा करें। जब भी समीक्षा की बात आती है ना, तो उसमें आपको फिर इंपॉर्टेंट डेटा भी डालना पड़ता है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज होलिस्टिक डेवलपमेंट। एग्जामिन द स्टेटमेंट। जब भी एग्जामिन करने की बात आए तो आपको डेटा डालने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा। क्या वाकई में जनसंख्या विस्फोट भारत के समक्ष एक गंभीर चुनौती है? मेरे जो इंडियन सोसाइटी के जो नोट्स हैं उसमें ये सब दिया हुआ है कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए वरदान और समस्या दोनों का एनालिसिस मैंने किया हुआ है। क्या जनसंख्या वृद्धि केवल और केवल समस्या ही है? नहीं, समस्या के साथ साथ वरदान भी है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें जनसांख्यिकीय लाभांश का हिस्सा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा है। यानी यंग पॉपुलेशन, भारत का इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें यंगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। समझ में आई बात क्या? यानी जो कार्यशील आबादी है उसकी संख्या ज्यादा है टोटल बढ़ती हुई आबादी में। भारत में जैसे स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट ग्राम का कंसेप्ट भी 2019-20 में कंसेप्ट आया था। तो जो आप योजनाएं वाला पढ़ रहे हैं वहां से आप इसकी विशेषताओं पर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट रूरल एरियाज, थ्रो अ लाइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेजेस एंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स। क्या क्या उसके फीचर्स, उसके बारे में उसको आपको। अभी तक हम स्मार्ट सिटी पर भी बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेजेस पर भी बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर भारत का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, भारत का समग्र समावेशी विकास करना है, तो भारत की जो 68% जनता गांव में रहती है, हमें उनके विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए नीति आयोग का जो फंडा है वो क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच पर वो काम करता है, ठीक। मैं एक क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कृषि में सॉइल प्रोफाइल है, ये डायरेक्ट मैंने प्री में भी पढ़ाया है, मेंस में भी पढ़ाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से तुम डील कर सकते हो। साउथ एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी, अब जैसे ये थ्रो अ लाइट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजी इन साउथ एशिया, आईआर वाला क्वेश्चन है, तो इसको तुम देख सकते हो। इसका इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे लिए आईआर वाला 9 नंबर चैनल के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, 9 डिग्री जो चैनल है उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको बताना है, ठीक। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुमको जहां पर तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया? अब ये कभी तुम पढ़ोगे नहीं, मतलब कोरोना, अब जैसे ये क्वेश्चन 2022 के मेंस का है दरअसल, और 21 में कोविड खत्म हुआ था, है ना। 20-21 में खूब प्रभाव रहा कोरोना का। कोरोना के दौरान कोविड जब भारत में आया तो उसका क्या, भारतीय संस्कृति ने क्या मैसेज दिया पूरे विश्व को, किस प्रकार से प्रभावित किया, ये तुम्हारी बेसिक, जैसे आयुर्वेदा है, दूर से नमस्ते कर लेना, आयुर्वेदा है, इन सब चीजों ने, भारतीय चीजों ने वैश्विक स्तर पर बहुत प्रभाव डाला इन सब बातों का, ठीक है ना। कैसे इंडियंस ने खूब इम्यूनिटी पर जोर दिया, और साथ साथ हमारा जो पूरा सिस्टम था, जो कोविशील्ड वैक्सीन जो हमने बनाई, और इन सब वैक्सीन ना हमने केवल बनाई बल्कि दूसरे हमने देशों को भेजकर भी हमने उसमें हेल्प करी, तो ये सब हिस्सा उसमें शामिल हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। अब ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा इससे, लेकिन महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द रोल ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन विमेन एम्पावरमेंट। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी हमने देखा कि ग्रामीण विकास में महिला संगठनों की भूमिका बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में, जो सोसाइटी वाले नोट्स हैं वहां पर आपको मिलेंगे, उसको आप देखिए। विमेन ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस में लिखा ही हुआ है विमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसको वहां से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास है या विनाश है? एनालिटिकल क्वेश्चन, अपना मत बताइए। तो हमें एक तरफा नहीं बताना है कि शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास है या विनाश। शहरीकरण की प्रक्रिया, पहले तो शहरीकरण होता क्या है ये डिफाइन कीजिए। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है वो बताइए, कि गांव से उठकर लोगों का शहरों में आना, अपनी आजीविका के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, है ना। इस पूरे प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। अब इस शहरीकरण से के नुकसान और शहरीकरण के फायदे, संतुलित आंसर बताते हुए आपको निष्कर्ष भी लिखना है। निष्कर्ष लिखना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, समीक्षा कीजिए, है ना, विश्लेषण कीजिए, परीक्षण कीजिए, अपना मत बताइए। ऐसे क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। वे फॉरवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। भारत में इंटरनल माइग्रेशन के कारण और परिणाम की व्याख्या कीजिए। डायरेक्ट, क्यों भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, इसके क्या कारण है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। 2 पार्ट में सीधा सीधा क्वेश्चन है। पहले आप बताइएगा आंतरिक प्रवास होता क्या है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है, और उसका क्या क्या इंपैक्ट है इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन का। आसान है, बता लोगे आप। एलिनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच में संबंधों की व्याख्या कीजिए और उसके कृषि पर प्रभाव बताइए। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन है। मेंस में मैं हमेशा एलिनो के बारे में पढ़ाता हूं।
पेड बैचेस में मैं हमेशा एल नीनो के बारे में पढ़ाता हूँ, ला नीना के बारे में पढ़ाता हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि ला नीना क्या है और क्यों ला नीना इस बार भारत को सबसे अधिक सर्दी वाला साल बनाएगा। ठीक, तो एल नीनो जुड़ा हुआ है, क्योंकि एल नीनो का जब वर्ष आता है तो भारत की कृषि गड़बड़ होती है, क्योंकि एल नीनो भारत में ड्रॉट कंडीशंस क्रिएट करता है, क्योंकि एल नीनो सीजन में रेनफॉल कम होती है। ठीक है, अच्छा, टेम्परेट साइक्लोन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, भारत को कैसे प्रभावित करता है। टेम्परेट साइक्लोन की बात हो रही, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, विंटर सीजन में जो हमारे यहाँ बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। भाई इन सब क्वेश्चन में ना मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैप एंड डायग्राम का बहुत ही वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने मैप्स एंड डायग्राम्स बनाए हैं तो आप मतलब जीत गए इस प्रकार के सवालों में। भारत की खनिज विकास नीति डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिनरल पॉलिसी रिवाइज हुई है ना, 2019 में मिनरल पॉलिसी भारत की रिवाइज हुई है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको करना है ना। तो मतलब देख रहे हो बहुत क्वेश्चन टफ नहीं है। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ट्रॉपिकल साइक्लोन, अभी जैसे उड़ीसा में कल ही हिट करने वाला था ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, उसका प्रभाव आज देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके क्या रीजन है, पहला पार्ट संरचना कैसी होती है, दूसरा पार्ट संबंधित मौसम का वर्णन कीजिए, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण, उसकी संरचना और संबंधित मौसम का, किस प्रकार का मौसम हो जाता है या किस प्रकार के मौसम में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं या कैसी भी मौसमी दशाएं क्रिएट कर देते हैं, वायु की क्या स्थिति होती है, तापमान कैसा होता है, वर्षा कैसी होती है, आदि बातों का वर्णन करना है आपको इस तीसरे पार्ट। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेदर एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारणों की विवेचना, यानी डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द रूरल सेटलमेंट। ये प्योर ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके अधिवास के प्रतिरूप को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक, जहां पर वाटर की उपलब्धता होगी। क्यों उत्तर भारत का विशाल मैदान इतना घना बसा हुआ क्षेत्र है। गंगा यमुना दोआब, सिंधु नदी की नदियां, सिंधु और उसकी पांचों सहायक नदियां है ना, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इधर ब्रह्मपुत्र और उसकी पूरी सहायक नदियों से बना असम का मैदान, पंजाब से लेके असम तक पूरा जो मैदानी क्षेत्र है हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। वेस्ट से जितना ईस्ट में जाओगे ना, पंजाब से असम की तरफ जाओगे, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कृषि में सहायक है। दूसरा उपजाऊ भूमि है, ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो होती है जलवायु, दूसरा जल की उपलब्धता, तीसरा वहां की मिट्टी मृदा कैसी है, तो जलवायु हो गया। अच्छा, फिर चौथा कारक है सांस्कृतिक कारक है, वहां की अर्थव्यवस्था। ये कुछ ऐसे 3-4 कारक होते हैं जो ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करते हैं। समझ गई बात क्या, बोलिए, ठीक। भारत में भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अर्थक्वेक बेल्ट इन इंडिया। तो भारत में भूकंप पेटी कौन कौन सी है, वही मैंने आपको बताया। अभी क्या बताया, भूकंप पेटियों के बारे में बात हो रही है। तो सबसे बड़ी जो भूकंप पेटी है कौन सी है सर, हिमालय वाली। यहां से आपकी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराती हैं, इंडियन प्लेट नीचे सबडक्ट होती है, वो पूरा भूकंप सेंसिटिव जोन है, एक तो वाला जोन है। फिर इधर गुजरात के पास और उधर आप देखोगे तो दक्षिण भारत में इंडियन प्लेट जो है सबडक्ट हो रही है किसमें, बर्मी प्लेट के नीचे, तो उस वाले क्षेत्र में भूकंप और सुनामी आने की संभावना रहती है। साथ ही साथ इसमें भूकंप पेटियों में जो भारत के जो प्रमुख जो 5 भूकंप क्षेत्रों में हमने डिवाइड किया है उसको भी आपको बताना है। आसान है, मतलब ज्योग्राफी आपने ठीक से पढ़ी है तो आप बता लेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो क्वेश्चन के टाइप देख लिए कैसे पैटर्न बदल रहा है। 2018 से लेके 2025 में आ गए हैं हम लोग, है ना। 2025 में जो 12 अक्टूबर को परीक्षा हुई है, इसकी मेंस एग्जाम 2026 में होगी। अब कब होगी पता नहीं, फरवरी में भी हो सकती है, मार्च में भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप सब कुछ समान रहा तो फेब मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक। तो एक तो ये हो गया। अब मैं आपको बताऊं कैसे अपना आंसर आपको इवेल्युएट करना, हाउ टू रिव्यू योर ओन आंसर, अपना खुद का आंसर कैसे इवेल्युएट करें। जब आप अपना उत्तर को रिव्यू करने से पहले आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए और उसकी डिमांड को समझना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। कई बार ना ये होता है, गलती हम करते हैं, क्वेश्चन को हम ठीक से पढ़ते नहीं है और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, थोड़ा सा थमो, 25 से 30 सेकंड दो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन की डिमांड को समझो कि भाई उसके क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं,
किसी क्वेश्चन में केवल 2 ही पार्ट होते हैं, किसी क्वेश्चन में 3-3 पार्ट होते हैं। फिर वो पूछ क्या रहा है, विशेषताएं पूछ रहा है या समीक्षा करना पूछ रहा है या व्याख्या पूछ रहा है या विश्लेषण पूछ रहा है या आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, क्रिटिकल इवैल्यूएट है, एनालिसिस करना है, एग्जामिन करना है, क्या करना है, या थ्रो अ लाइट, प्रकाश डालिए उस पर, ये भी पूछता है, या टिप्पणी करें सिंपली, या फीचर्स बताइए। तो क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन की डिमांड को समझो, एक फ्रेमवर्क तैयार करो। क्वेश्चन की डिमांड को समझोगे ना तो एक प्रॉपर उस क्वेश्चन का तुम्हारे पास एक फ्रेमवर्क सेट हो जाएगा और उस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए फिर आंसर को आगे, पहला पॉइंट जो हमेशा याद रखना है आपको। दूसरा है, इन द फर्स्ट अपीयरेंस इटसेल्फ योर आंसर लुक नीट एंड वेल प्रेजेंटेड। भाई देखो, कचरा किसी को पसंद नहीं आता है, सुंदरता सबको पसंद होती है, सुंदरता सबको अट्रैक्ट करती है, चाहे फिर वो किसी व्यक्ति की सुंदरता हो या किसी स्थान की सुंदरता हो या फिर वो तुम्हारी कॉपी में लिखे हुए कंटेंट की सुंदरता हो। ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल, राइट। किसी को भी गार्बेज और किसी को भी गंदगी अट्रैक्ट नहीं करती है, बशर्ते उसका मानसिक संतुलन ठीक है। अगर वो सामान्य प्रकृति का आदमी है तो उसको सुंदरता ही अट्रैक्ट करेगी। इसी तरीके तुम्हारी कॉपी में अगर तुम्हारा आंसर नीट है, कई नीट एंड क्लीन है, कई लोगों का मैं आंसर इवैल्यूएट करता हूं, इतना उनका राइटिंग शानदार होता है कि पढ़ते ही मन प्रफुल्लित होता है ना, डोपामाइन बढ़ जाता है कि वाह, खुशी हो रही है कि इसने अच्छा आंसर लिखा है। और किसी किसी का आंसर इतना पुअर हैंड राइटिंग होती है। मुझे अभी कंटेंट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, अभी तो मैं इंसान जब तुमको दिखाई देता है तो उसकी क्वालिटीज पहले दिखती है, उसकी सूरत पहले दिखती है, सीरत से पहले तुमको सूरत दिखाई देती है ना। मेरी बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी तुम देखते हो किसी इंसान को, आउटर अपीयरेंस पहले देखते हो, उसकी सूरत देखते हो, सूरत के बाद फिर सीरत दिखाई देती है तुमको। सीरत मतलब उसकी इनर क्वालिटीज क्या है, सूरत मतलब उसका आउटर अपीयरेंस क्या है। तो आउटर अपीयरेंस कई बार बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, लेकिन फिर जब तुम उससे इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, लगता है यार कितना ही खूसट इंसान है ये, कितना ही मतलब गंदी प्रवृत्ति और गंदी सोच का इंसान है, वो उसकी सीरत है। कई लोगों का इनर आउटर अपीयरेंस बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन जब तुमसे इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, उनके विचारों से तुम प्रसन्नित हो जाते हो, आह्लादित हो जाते हो, मन एकदम बाग बाग हो जाता है तुम्हारा। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे आंसर का सूरत और सीरत दोनों अच्छी होनी चाहिए। सूरत का मतलब है कि तुम्हारा आंसर शुड बी नीट एंड क्लीन, पॉइंट्स, पैराग्राफ, फ्लो चार्ट, डायग्राम का यूज होना चाहिए तुम्हारे आंसर में विद गुड हैंड राइटिंग। एंड साथ साथ सीरत का मतलब है कि तुम्हारे आंसर में जो तुमने अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो मेन बॉडी में जो तुमने कंटेंट लिखा हुआ है, वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप वो व्यवस्थित होना चाहिए। तो सूरत और सीरत अगर दोनों बढ़िया हैं तो तुम्हें क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, इस बात की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो दोनों में बैलेंस रखना है। सूरत बहुत अच्छी होगी तो भी काम नहीं चलेगा, सीरत अगर अच्छी है तो भी बहुत अच्छा नहीं होगा, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, राइट, ध्यान रखिएगा। तो पहली नजर में आपका जवाब साफ सुथरा और अच्छे से प्रेजेंटेड देखे। अच्छे प्रेजेंटेशंस में साफ हैंडराइटिंग है, लाइनों और पैराग्राफ के बीच में स्पेस हो, कटे हुए शब्द और वाक्य न हो, बार बार उसको काट रहे हैं। अपीयरेंस अच्छा इंप्रेशन डालना चाहिए, प्रेजेंटेशन इनवाइटिंग और इवैल्यूएटर को खुश करने वाला होना, ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए तुम्हारा कि जो इवैल्यूएटर है वो इनवाइटिंग मूड में आंसर लेगा कि हाँ यार इसकी कॉपी ठीक है, 10 लोगों की कॉपी आई, उससे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, एक कॉपी ऐसी अच्छी आई, नीट एंड क्लियर, नो उसको अच्छे से चेक करके बढ़िया नंबर मिलेंगे, तुमको एज मिल जाएगा पुरानी जो कॉपी आई हैं उसके पास। तीसरा पॉइंट है वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन के मैंने कहा 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 पार्ट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मौसमी दिशाएं। 4 पार्ट हो गए। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेज मिले हैं तुमको। वेल स्ट्रक्चर्ड बनाओ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है 2-3 लाइन में डिफाइन करो, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति जब बता रहे होगे तो वही आंख वाला डायग्राम बना दो तुम ट्रॉपिकल साइक्लोन का, इंडिया का मैप बना दो और बता दो बंगाल की खाड़ी से कैसे हिट करते हुए आ रहा है। उत्पत्ति बता दी, उसी में संरचना बता दी तुमने, उत्पत्ति और संरचना के बाद उसकी क्या मौसमी दशाएं होती हैं वो बता दो। तो वेल स्ट्रक्चर। पैराग्राफ में केवल पैराग्राफ में ना लिखें, केवल पैराग्राफ में ना लिखें, खासकर जीएस 1, 2, 3 में तो बिल्कुल भी नहीं लिखें। पैराग्राफ और पॉइंट्स दोनों का इस्तेमाल करें। एथिक्स में फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। न्यू सिक्योर में मतलब ये एक न्यू सिक्योर डायरेक्शन के अनुसार अपने आंसर को तुम स्ट्रक्चर कर सकते हो। न्यू सिक्योर डायरेक्शन का मतलब है कि मतलब तुम्हारा आंसर में जो जो पूछा गया डायमेंशंस A, B, C उसको वेल फ्रेम करके, अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपको निश्चित रूप से मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि इवैल्यूएटर को पॉइंट्स ढूंढने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिससे उसका काम मुश्किल हो जाएगा।
तो वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। इवैल्यूएटर को मेहनत ना करनी पड़े कि तुमने परिणाम कहाँ लिखे हैं, तुमने संरचना कहाँ लिखी है, तुमने मौसमी दशाएं कहाँ लिखी हैं। तुम्हें इवैल्यूएटर का काम आसान करना है कि सर जी मैंने हर एक जगह को डिफाइन कर रखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, आप बस मेरा कंटेंट देख के उसको आप मार्क्स देके आगे निकल जाइए। मेहनत उसने, चूंकि इतनी सारी कॉपीज का बर्डन, ठीक है, किस माइंडसेट से बैठा हुआ एग्जामिनर, कितनी उसकी एज है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसलिए कहते हैं इस एग्जाम में 50% आपकी पढ़ाई, 40% तुम्हारा अभ्यास, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, और 10% तुम्हारी डेस्टिनी भी छोड़ी जाती है। ठीक है ना, कि तुम्हारी मेंस की कॉपी किस इवैल्यूएटर के पास जा रही है। बहुत खुशमिजाज किस्म का इंसान होगा तो हो सकता है नंबर कुछ तुम्हें प्लस भी मिल जाए। इंट्रोडक्शन में जवाब देने के सभी 2-3 लाइन में मतलब इंट्रोडक्शन तो जरूरी है। इंट्रोडक्शन ऑल पार्ट आंसर शुड बी एड्रेस्ड इन 2-3 लाइन्स। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन या बैकग्राउंड की जानकारी भी दे सकते हो, है ना। मान लो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल है, वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ सवाल है, तो वैश्वीकरण की परिभाषा भी आप बता सकते हो। समझ रहे बात, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, और जब आपसे कोई सही बात कर रहे हैं तो जवाब देने वाले को उसमें इनाम दे। ठीक, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। नेक्स्ट है मेन बॉडी में आते हैं। अब मेन बॉडी में यहां कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक, स्ट्रक्चर्ड बॉडी नहीं बनाते। तो पहला आपने इंट्रोडक्शन दिया, यहां पर इंट्रोडक्शन बता दिया, अब आती है मेन बॉडी, ठीक है ना। आपको सभी हिस्सों पर बात करनी है, परिणाम पर भी बात करनी है आपको, ठीक, प्रभाव पर भी बात करनी है, और आपको कारण पर भी बात करनी है। मान लो 3 चीजें पूछी गई हैं, कारण है, परिणाम है। जैसे अभी क्वेश्चन था ना आंतरिक प्रवास वाला, तो आंतरिक प्रवास के कारण, रीजन क्या है, इंटरनल माइग्रेशन के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन हो रहा है, कारण उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या परिणाम, उसके क्या रिजल्ट है, ठीक है ना। तो कारण, प्रभाव, परिणाम। या कई बार हाउ, वाई, व्हाट, हाउ एंड वाई, कई बार ऐसा भी होता है। कई बार सॉल्यूशन भी बताना होता है कि अपना समाधान प्रस्तुत करें। तो आपको ठीक से, उदाहरण के लिए अगर किसी सवाल के 3 हिस्से हैं, क्या, क्यों और कैसे, लेकिन आप केवल कैसे वाला हिस्सा नहीं बताते हैं, तो 1/3 मार्क्स तो आपके कट गए। उसने परिणाम, प्रभाव और कारण पूछे, 12 नंबर का सवाल है, उसने सोच रखा है इस 12 नंबर के सवाल में मुझे 8 नंबर से ज्यादा नहीं देना है ना, या इस 12 नंबर के सवाल में मुझे 9 नंबर से ज्यादा, 9 से ज्यादा मार्क्स, 9 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, 8 हाईएस्ट साइड, लेकिन फिर भी 9 मान लेते हैं। तो वो रखेगा कि 3 मार्क्स परिणाम के रखेगा, 3 मार्क्स प्रभाव के रखेगा, 3 मार्क्स कारण के रखेगा। इसमें से तुमने मान लो प्रभाव वाला मिस कर दिया, तो अब तुमको 6 में से ही नंबर मिलेंगे। परिणाम तुमने एवरेज लिखा है तो 2 नंबर परिणाम में मिल गए, कारण भी एवरेज लिखा है तुमने तो 2 नंबर तुमको कारण मिल गए। 12 नंबर में से केवल 4 नंबर निपटाएगा, क्योंकि तुमने ये वाला पोर्शन तो मिस ही कर दिया। उसने पहले ही सोच रखा है कि 12 में से 12 तो देना नहीं है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, पूरे में पूरे नंबर तो मिलेंगे नहीं, गणित तो है नहीं, संस्कृत तो है नहीं कि पूरे पूरे मिल जाएंगे। मिलेंगे तुमको नंबर 50-60% के आसपास ही, अगर बहुत बढ़िया लिखा हुआ है तो। और उसमें से भी अगर तुमने मेन बॉडी में कोई पार्ट मिस कर दिया तो वो सेगमेंट के मार्क्स तो कट ही गए तुम्हारे। तो 12 में से तुम 3-4 नंबर मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम नंबर हो गया है। 12 में से 4 मतलब समझ रहे हो 33%, इतने में तो सिलेक्शन नहीं होगा। समझ गए बात, क्या ध्यान रखना है, तो कोई भी पार्ट मिस नहीं हो। नेक्स्ट उसके बाद है अगला कि मार्क्स मस्ट बी डिडक्टेड मेन पॉइंट से। उदाहरण, हाँ, जैसे वो क्वेश्चन था ना महिला संगठन वाला, तो उदाहरण, एग्जाम्पल जरूर देने। विदाउट गिविंग एग्जाम्पल्स यू विल नॉट बी एबल टू फेच द गुड मार्क्स इन एग्जाम। समझ रहे ना, बिना उदाहरण दिए तुम अच्छे मार्क्स फेच आउट नहीं कर पाओगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मार्क्स कटेंगे, तो मार्क्स कटेंगे अगर तुमने उदाहरण नहीं दिया है। लिखने के लिए 10 पॉइंट है, तो आपको कम से कम 3-4 पॉइंट्स में एग्जाम्पल देना ही देना है। देखो, एग्जाम्पल देने से तुम्हारा आंसर जस्टिफाइड होता है, तुम्हारा आंसर ऑथेंटिक बनता है, तुम्हारे आंसर ना, वो तुम्हारा आंसर वैलिडेट होता है, तुम्हारा आंसर डायनेमिक बनता है। तुम्हारा जो आंसर है वो डायनेमिक बनता है, तुम्हारे आंसर की वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है एग्जाम्पल्स लिखने से। महिला संगठन वाला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल लिखिए आप। माइग्रेशन वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिखिए आप। इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, यहां तो एग्जाम्पल तुम भर भर के लिख सकते हो, बशर्ते उसके लिए तुम्हारा जो करंट अफेयर वाला सेगमेंट है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, तो आप एग्जाम्पल बढ़िया से कोट कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट और है जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आखिरी, अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, बात हो रही है कंक्लूजन की। सो अगर आपने आंसर बहुत बढ़िया लिखा है लेकिन एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना भूल गए, या कंक्लूजन लिखना ही भूल गए, आपके अंत में मार्क्स जरूर कट जाएंगे, आधा एक नंबर तो वो एग्जामिनर काट ही लेगा। इसीलिए किसी भी
क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पूरा आंसर लिखा, इधर 8 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है, कंक्लूजन जरूर लिखना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कंक्लूड जरूर कीजिए। कंक्लूजन का यह मतलब नहीं होता है कि तुमने ऊपर जो आंसर लिखा है 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में या 125 वर्ड्स में, उसकी समरी तुम कंक्लूजन में पेश कर दो। दिस इज नॉट द कंक्लूजन। दोस्तों, कंक्लूजन का मतलब होता है वे फॉरवर्ड, गिविंग सम सॉल्यूशंस, कुछ समाधान बताना। उसमें आप कमिटीज की रिकमेंडेशन या कमिटीज का नाम भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स बता सकते हो, कमिटी की रिकमेंडेशंस बता सकते हो, या तुमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है उसमें कुछ अगर सोल्यूशन डेटा के साथ दिए हुए तो वो भी बता सकते हो, राइट। बेस्ट तरीका यह है कंक्लूजन लिखने का, किसी कमेटी की रिकमेंडेशन बता दीजिए, रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन बता दीजिए, या फिर आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉमिसिंग डेटा या गवर्नमेंट की स्कीम्स डाल दीजिए। सो इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेटरी होना चाहिए और कंक्लूजन जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना, इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेटरी, सूचनाएं हो उसमें, कुछ डेटाज हो, फैक्ट हो, और जो कंक्लूजन है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, समाधान। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, तुमको आखिरी में देना है समस्या का समाधान। तो कंक्लूजन जरूर लिखिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, और कंक्लूजन ध्यान रखना है हमेशा आपका, वो कैसा होना चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। किसी भी तरह का निष्कर्ष जरूर होना चाहिए, है ना। एक मतलब ऐसा नहीं है कि आपने निष्कर्ष में केवल और केवल क्वेश्चन की समरी लिख दी, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन आपका आंसर और बेहतर बना देता है। अंत भला तो सब भला, राइट। इतना आप इस में याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, ये सारी बातें, ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इस पूरे वीडियो में मुझे लग रहा है लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास ये पूरा सेशन मैंने लिया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता था ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपको स्पीड, आपको लग रहा है यार सर ने बहुत लंबा ले लिया, आप 1.5x की स्पीड पे इसको देख लो, जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस सेशन को 2 बार 3 बार देखना पक्का। जब तो 2-3 बार देखोगे ना, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उससे मेरा व्यूअरशिप बढ़ जाएगा, इस बात से मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंशन ये है कि 2-3 बार 1.5x की स्पीड से देखने से ना, आपको हर बार इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा इस सेशन के माध्यम से। इसलिए इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। जो मेंस दे रहे हैं वो तो देखें, और जो नहीं दे रहे हैं उनको तो, जो मेंस दे रहे हैं उनको तो 100% देखना ही देखना है। जिनका मेंस नहीं है इस बार 2025 वाला, 2026 से 27 में है, उनको तो 200% इस क्लास को देखना चाहिए, राइट। क्योंकि इससे आपका आंसर लिखने का तरीका सुधरेगा, आपकी आंसर राइटिंग हैबिट डेवलप होगी। कैसे मेंस का सिलेबस को बेहतर ढंग से कवर करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस क्लास में शेयर करी है। मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, ऐसे और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेता आऊँगा। मेरे PDF नोट्स, सब इंपॉर्टेंट नोट्स PDF ये सब टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।